میرے जीजा जी मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। मुझे उनकी इस बात से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते थे। वो बहाने बहाने से मुझे अपने सर दबाने के लिए बुला लेते, लेकिन मैं मना कर देती। एक बार दीदी बोली, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, एक थप्पड़ मारूंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो जाओ, जाकर सर दबाओ। जैसे ही मैं कमरे में गई, जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे इस बदतमीज़ी की उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर एक ज़ोरदार तमाचा अपने जीजाजी के मुंह पर मार दिया। मेरी 5 उंगलियों के निशान उनके चेहरे पर छप गए। उन्होंने गुस्से में मुझे धक्का दिया और कहने लगे, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं अपने ऊपर मारा है, देखना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने भी गुस्से में फर्श पर पैर पटकते हुए ज़मीन पर थूका और कहा, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। लेकिन एक दिन जीजाजी ने मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैंने अपनी माँ की ज़ुबानी सुना था कि बाबा मेरी सारी बड़ी बहनों से शदीद नफ़रत करते थे। उन्हें लड़के की चाहत थी और इधर 6 लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा हो गई थीं। मेरा नंबर छठा था। मेरे बाबा का ये हाल था कि अगर खाना खाने बैठते और बहनों में से कोई सामने आकर खड़ी हो जाती तो खाना उठाकर दूर फेंक दिया करते थे और पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते थे। उन्हें लड़कियों से बड़ा बैर था। शायद इसी नफ़रत का बदला ईश्वर उनसे ले रहा था कि आंगन लड़कियों से भरता चला गया। जब मैं पैदा हुई तो हर बार की तरह बाबा ने मेरा मुंह तक देखना गवारा न किया था। पहले दिन तो वो घर में नहीं घुसे, रात को आए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने रो रो कर चीखों से आसमान सर पर उठा रखा था। बाबा के दिल में न जाने क्या मोहब्बत समाई के कमरे में आकर मुझे गोद में उठा लिया और मैं एकदम से चुप हो गई, जैसे मुझे इसी गोद की ख्वाहिश थी। मैं इंतहाई सेहतमंद और गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श की बच्ची थी। बाबा ने बहुत गौर से मुझे देखा। माँ बताती है कि ये ज़िंदगी में उनकी पहली मोहब्बत भरी नज़र थी जो बच्चियों पर उन्होंने डाली। देर तक मुझे देखते रहे। माँ दम साधे अपनी तकलीफ़ छुपाए लेटी रही, उनकी बदलती हालत देखती रही। बाबा ने हौले हौले मुझे ऊपर उठाया, अपने चेहरे के करीब ले आए और फिर मेरे माथे पर प्यार किया। माँ के लिए ये सब कुछ चमत्कार से कम नहीं था। वो एकदम जज्बाती होकर रोने लगी। बाबा ने प्यार से माँ का सर सहलाया, मुझे आहिस्ता से अपनी गोद में लिटाकर बोले, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ये बच्ची मेरे दिल के सारे बंद दरवाजे खोलकर अंदर घुसी जा रही है। माँ ने लेटे लेटे मेरी तरफ प्यार से देखा और दोनों एकदम मुझ पर झुक गए और फिर हंसने लगे। तो ये थी मेरी पैदाइश की वो कहानी जो माँ ने मुझे सुनाई थी कि तू वो खुशकिस्मत लड़की है जो अपने साथ माँ और बाप दोनों का भरपूर प्यार लेकर आई और तेरी सूरत ने तेरे बाप का पत्थर दिल मौम कर दिया। मैं अपनी सभी बहनों में खूबसूरत, गोल मटोल और खूबसूरत आँखों वाली लड़की थी। घर में कोई चुप रहे तो मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी शरारतों से जब तक उन्हें हंसा हंसा कर लोट पोट ना कर दूं, मुझे चैन नहीं पड़ता था। बाबा मुझे अपने साथ लिए लिए फिरते थे। मेरे बाद 2 भाई और पैदा हुए, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की थी मेरे दोनों भाइयों को भी नसीब न हुई। माँ मुझे इसलिए ज़्यादा चाहती थी कि मेरी वजह से बाबा का सलूक सबसे एकदम बदल गया था और बाप की आंखों का तारा तो मैं थी ही। तो जिन बच्चों को ऐसा भरपूर प्यार और तवज्जो मिल जाए उनमें एक गुरूर बला का आ जाता है। मेरी दूसरी बहनें सहमी सहमी रहती थीं, मगर मैं हर मामले में पेश पेश नज़र आती थी। घर में ऊपर वाले का शुक्र है, तंग दस्ती नहीं थी। बाबा एक प्राइवेट फर्म में अच्छी तनख्वाह पर तैनात थे। हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और मोहल्ले में हमारी ऊंची साख थी। सभी इज्जत की निगाह से हमें देखते थे। घर में हर तरह से सहूलियत और रसाई हासिल थी कि मुझ पर जैसे आसमान की नज़र पड़ी और मैं चेचक जैसे भयानक मर्ज में गिरफ्तार हो गई। मोहल्ले में घर घर चेचक फैली हुई थी। मैं उनकी चपेट से ना बच सकी।
माँ और बाबा की जान पर बन आई। मैं उनकी खुशियों का खिलौना थी। दोनों चुपके चुपके आंसू बहाते कि कुदरत ये खिलौना हमसे छीन ले जा रही है। ऊपर वाले को शायद रहम आ गया। 17 बच्चे मोहल्ले में उस मर्ज का शिकार हुए थे, जिनमें बचने वाली अकेली हस्ती मैं थी। मौत ने मुझे बख्श दिया, मगर कुछ कीमत लेकर। वो कीमत थी मेरी सुंदरता। मेरे चेहरे पर इतने बदनुमा दाग उभर आए थे कि आईना महीनों मुझसे छुपाया गया। मेरा हुस्न छिन गया था, मगर जिंदगी मिल गई थी, जिसकी माँ बाबा को बड़ी आरजू थी। बीमारी के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फूलों में रखा। पहले से कहीं ज़्यादा मुझे चाहत मिली। मुझे कमतरी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया कि अब तुम अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा बदसूरत हो गई हो। बचपन में बच्चा जिस सांचे में ढाला जाए, उसकी शख्सियत पर वही छाप नुमाया हो जाती है। मुझे जिस अंदाज से माँ बाप ने पाला था, मैं उसी में ढलती चली गई। कतई एहसास नहीं हुआ कि मैं बदसूरत लड़की हूँ। वो ही जिंदा दिली दिन लौट आए। शरारतें ज्यों की त्यों रहीं। मोहल्ले के बच्चों के साथ उधमबाजी करती फिरा करती। मेरी सभी बहनें स्कूल में पढ़ रही थीं। सबकी सब बुद्धिमान निकलीं, और जब जहन और खुद पर विश्वास दोनों मिल जाएं तो फिर बच्चा हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर जाता है। मेरे नंबर भी सबसे ज़्यादा आते। ड्रामों में मेरा नाम सबसे ऊपर होता। कविताएं लिखती, स्टेज पर इस खूबी से पेश करती कि टीचर भी दंग रह जाते थे। शरीर बला का खूबसूरत था। ऐसी शरारतें किया करती जिससे सबका मन बहले और किसी को नुकसान भी न पहुँचे। टीचर मुझे बहुत पसंद करती थीं। इतनी बुद्धिमान और तेज़ होने के बावजूद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बुद्धू थी। बस खेल कूद और शरारतें मेरी ज़िंदगी का मकसद थी। मोबाइल जैसी बला से भी बाबा ने दूर रखा था। सिर्फ माँ के पास ही मोबाइल था, जिस पर वो बस बाबा से बात करती थीं। मेरी 7वीं क्लास की परीक्षा हो रही थी। पर्चा देकर घर वापस आ रही थी कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। पलटी तो देखा सुरेश खड़ा था। सुरेश मेरे मोहल्ले का लड़का था, जो बचपन की शरारतों में मेरा शरीक रहा था। मुझे अब भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने कूदने की इजाज़त थी, लेकिन अब मैं खुद बहुत कम बाहर निकलती थी। शायद बड़े होने का एहसास लड़की को खुद ब खुद शर्मीला कर देता है। सुरेश के बुलाने पर मैं रुक गई। उन्होंने नज़दीक आकर पूछा, शिवानी, तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? मैंने झट से ज्योमेट्री बॉक्स से इम्तिहानी पर्चा निकालकर उनके हाथ पर रख दिया। उन्होंने सरसरी नज़र से देखा और लपेट कर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया। मैंने देखा कि वो कुछ घबराए हुए से हैं। ज़्यादा बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और चली आई। बाबा को दिखाने के लिए पेपर निकाला तो उसके साथ एक और पर्चा भी ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसे उठा लिया। नीले रंग का कागज़ लिपटा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि ये सुरेश का होगा। जल्दी में उन्होंने ये पर्चा भी साथ में लपेट दिया है। मैंने बिना पढ़े बगैर उसे वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया और इम्तिहानी पर्चा बाबा को जाकर थमा दिया। फ्री हुई तो ज्योमेट्री बॉक्स से वो पर्चा निकाला और सुरेश के घर की तरफ चल पड़ी। वो बाहर दरवाजे पर ही मिल गया। इंतहाई भोलेपन से उन्हें बताया कि आपका ये पर्चा मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में रह गया था। वो कुछ बौखला से गए। जल्दी से इधर उधर देखने लगे। गली सुनसान पड़ी थी। मैं भी घबराकर इधर उधर उनके साथ देखने लगी कि इन्हें क्या हुआ है। जब कुछ नज़र न आया तो सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, शिवानी, वाकई तुमने ये पर्चा नहीं पढ़ा? मैंने झट कसम खाई कि कसम से सुरेश, मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। बाबा कहते हैं किसी का ख़त पढ़ना बहुत बुरी बात होती है। वो हंसने लगे और बोले, शिवानी, ये ख़त अगर तुम्हारे ही नाम लिखा गया हो तो? अब मेरे घबराने की बारी थी। मेरा चेहरा जाने क्यों एकदम सुर्ख हो गया था। उस लम्हे मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। किस प्यार से उसने मुझसे कहा था। मैं शर्माकर वापस पलटी तो मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, शिवानी, मेरी दुल्हन बनोगी क्या? इस सवाल का जवाब मेरे पास कहाँ था। भागती भागती घर आई। मेरे दिल की दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। सुरेश की मुस्कुराती आंखें और मोहब्बत से ये कहना कि मेरी दुल्हन बनोगी,
مجھے دیر تک گدگداتا رہا، سب سے چھپ کر اس کا خط پڑھا، ایک ایک لائن 100 بار پڑھی، اور مجھے احساس ہوا کہ اپنی ساری بدصورتی کے باوجود میں اس انسان کا بچپن سے دل جیت چکی ہوں۔ وہ مجھے انتہائی شدت سے چاہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ شیوانی، تمہاری شرارتیں، تمہاری بھولی باتیں جتنی بار دہراتا ہوں بے پناہ سرور سا ملتا ہے، اور تم مجھے اور زیادہ قریب محسوس ہوتی ہو۔ برا نہ مانو، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا، تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ خط کا جواب مجھے گھنٹوں سوچ سوچ کر لکھا گیا۔ ایک واقعہ لکھتی اور کاٹ دیتی کہ ہائے نہیں، یہ بری بات ہے۔ بڑی مشکل سے خط کا جواب لکھا کہ آپ کی نظروں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ زبان سے شکریہ کہوں، اقرار محبت۔ انہی 2 جملوں میں کر دینے کے بعد میں نے سنتشٹ ہو کر خط اگلے دن سریش کو اسکول جاتے ہوئے دے دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اکثر ملنے لگے۔ مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، بچپن سے کھیلتے کودتے آئے تھے۔ اتنی بڑی تھی مگر بابا کو مجھ پر پورا وشواس تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ اب بھی آنکھ مچولی کھیلنے جایا کرتی تھی، مگر اب اس کھیل کا مطلب بدل گیا تھا۔ کھیل سے زیادہ میں سریش سے باتیں کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ مجھے عورت مرد کے رشتے کے ذکر سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی کی داستان سننے میں بوریت محسوس کرتی، مگر اب سریش کی لمبی لمبی کہانیاں سنتی، اور پوری توجہ سے سریش نے میرے اندر محبت کا احساس جگا دیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مرد اور عورت کی محبت کا انجام شادی ہوتا ہے۔ یہ وعدہ سریش نے مجھ سے کیا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بابا اکثر کہتے تھے کہ شیوانی کو لیکچرار بناؤں گا۔ میری پڑھائی کی رپورٹ بھی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ میں ان کی خواہش پوری کر دوں گی۔ میری شادی اس کے بعد ہی ہو سکتی تھی، جبکہ سریش شکشا کے میدان میں زیرو تھا۔ سمجھو ہمارا ملاپ اس صورت میں ناممکن تھا۔ ایک دن میں نے انتہائی گمبھیرتا سے سریش سے بات کی، کہہ دیا کہ سریش، تمہاری میری شادی ہو نہیں سکتی۔ میرے بابا ایک ان پڑھ آدمی سے میری شادی کبھی نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پڑھائی دوبارہ شروع کر دو۔ تم میٹرک کے بعد ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لو، انجینئر بن جاؤ تو بابا ضرور مان جائیں گے۔ سریش نے میری گمبھیرتا کو محسوس کیا، کہنے لگا، شیوانی، یہ بات تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے چاند کو پانے کی آرزو کی ہے۔ اگر تمہاری محبت اور حوصلہ افزائی یوں ہی ملتی رہی تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے بدلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے سوا کسی اور کی ہرگز نہیں ہوگی۔ سریش کی محبت اور لگن سچی تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک زندہ ہوں تمہاری رہوں گی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ سریش مجھ سے کس خوبی کی بنا پر محبت کرنے لگا تھا۔ وہ خود لمبا چوڑا گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا، اسے ایک سے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیار کے لیے مجھے ہی چنا۔ میں واقعی خوش نصیبوں میں سے تھی کہ گھر میں سب سے زیادہ چاہی گئی، اسکول میں سب نے جانے محفل سمجھا، ٹیچر کی پسندیدہ لڑکی رہی، اور محبوب ملا بھی تو ایسا کہ جو دیکھے رشک کرے۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا طرز زندگی ہی بدل دیا۔ شام کو اسکول پڑھنے جاتا، صبح ورک شاپ میں کام کرتا۔ میرے ساتھ اس نے 9ویں کے امتحان دیے اور میٹرک بھی میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ جس دن میٹرک کا رزلٹ نکلا، میں نے اپنے رول نمبر کے بجائے اس کا رزلٹ پہلے دیکھا۔ وہ 2nd ڈویژن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنی خوشی شاید اس کے ماں باپ کو بھی نہ ہوئی ہوگی جتنی خوشی سے میرا چہرہ کھل گیا تھا۔ بس یوں سمجھیں کہ یہ میری کامیابی کی مثال تھی۔ شام کو سریش کا خط ملا، ڈھیروں بدھائیوں کے ساتھ مجھ سے کل ملنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ میری اب اس سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ میرے امتحانوں کے بعد سے گھر سے نکلنا کم ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ سریش سے ضرور ملوں گی۔ اس خوشی میں ساری رات جاگتی رہی، صبح ہی صبح جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن یہ بھول گئی کہ جس خط کو رات بھر بار بار پڑھتی رہی وہ بستر میں تکیے کے نیچے ہی رکھ کر بھول گئی۔ بستر طے کرتے وقت وہ ماں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے آواز دے کر مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کس لیے بلا رہی ہیں۔ کہنے لگیں، یہ خط تمہارا ہے نا؟ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔
झूठ बोलना मेरी आदत नहीं थी। स्वीकार कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथी बनने का वादा कर चुके हैं। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगी, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तेरी खुशी पूरी हो जाने का ज़रा भर भी यकीन होता तो मैं ही तेरे बाबा से बात कर लेती। वो जिस घराने से संबंध रखता है उसे हम नहीं अपना सकते और ना ही वो बदल सकता है। इसके बावजूद भी अगर तू इससे मिलती रही तो मुझे दुख पहुँचेगा और मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। माँ ने जिस तरीके से बात की थी उसमें सच्चाई और प्यार दोनों शामिल थे। मैं माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराने का सोच भी नहीं सकती थी। बेइख्तियार होकर उनसे लिपट गई कि जैसे आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। एक वादा सुरेश से किया था और दूसरा आज माँ के साथ कर लिया। दूसरे दिन कहीं जाते वक्त सुरेश ने अपनी साइकिल मेरे आगे रोक दी। वो परेशान था कि कल तुम क्यों नहीं आई। कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा था, कल से उठाए उठाए फिर रहा हूँ। तुमने तो मुझे बधाई देने का एक शब्द तक नहीं कहा, मगर मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ। मैंने पैकेट लेने से इनकार कर दिया और बोली, सुरेश मुझे आइंदा कहीं मत मिलना, हो सके तो मुझे भूल जाना, ना ही कभी खत लिखना। मैं अपने सभी वादे आज तोड़ रही हूँ। वो तो हक्का बक्का रह गया और मैं तेज तेज कदम उठाती वापस चली आई। मैं वापस आई तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि शिवानी, जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितना तू अब तक समझती आई है। इसमें कहीं कहीं ऐसे कांटे लगे होते हैं जो रूह को लहूलुहान कर दिया करते हैं। फिर मुझे खबर मिली कि सुरेश पर मेरे संबंध खत्म करने की रिक्वेस्ट से क्या गुजरी, पर उसने मेरा कहा मान लिया। ना खत भेजा, ना रास्तों में मुझे रोका। कॉलेज में दाखिला लेने की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर लूँगी। मुझे डर था अगर उन रास्तों से गुजरी तो कहीं दिल मचल ना उठे और फिर माँ से किया हुआ वादा टूट ना जाए। अब मेरे सब दिन घर ही बशर हो रहे थे। कुछ समय बाद माँ मेरे मामा के यहाँ बाराबंकी जाने की तैयारी करने लगी। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा जी हर तफरी और खुशी से बेजार हो गया था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा कि तेरी मर्जी, तू ऐसा कर कि तू छोटे मामा के यहाँ चली जा, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। मैं मान गई। माँ के जाने से 2 दिन पहले ही छोटे मामा जी के यहाँ चली गई। 2 दिन बड़े सुकून से कटे। मेरे छोटे मामा जी का लड़का अमित मुझसे बहुत घुला मिला रहा। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर मेरी आदत है कि अपनी पसंद नापसंद का बहुत कम इजहार करती हूँ। खामखा किसी का दिल दुखाने से क्या फ़ायदा। वो भाई तो मेरे खुश खुश रहने का गलत मतलब ले बैठे। अगर इकरारे मोहब्बत तक ही बात सीमित रखते तो शायद मैं उन्हें समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती। ऊपर वाले के कर्म से मामा जी की कुछ परवरिश ही ऐसी थी कि बच्चे इंतहाई लुच्चे किस्म का मजाक करते हैं और बेहुदा हरकतों पर उतर आते हैं। न रिश्तों का मान, न छोटे बड़े का लिहाज। मेरे साथ मेरे छोटे मामा के बेटे अमित ने भी एक ऐसी ही हरकत की कि जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। खैर, रात का वक्त था। इत्तेफाक से मेरा बिस्तर उसके करीब बिछाया गया था। अगर वक्त रहते मेरी आंख न खुल पाती तो जाने क्या हो जाता। मैंने डर कर जोर से चीख मारी तो अमित फटाक से अपने बिस्तर में जा घुसा। सब लोग उठकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। बहाना क्या करती, ख्वाब में डर जाने की कहानी सुनाकर उन सभी को संतुष्ट कर दिया। मगर सारी रात मेरी आंखों में कटी थी। वो रात मैं कभी न भूल पाऊंगी। दूसरी सुबह मैं जिद करके वहाँ से बड़े मामा के पास आ गई। उनके कोई औलाद नहीं है। वहाँ क्या जी लगना था। मामा जी बड़े बेहुदा मजाक करते थे। कई बार तो मुझे उनकी बातों से मतली होने लगती थी। हालांकि मैं उम्र में उनकी पोती के बराबर कही जा सकती थी, मगर बाज इंसान अंदर से कीचड़ होते हैं और वो तो पूरा गटर थे। उनकी बातें सुनकर वहशत होती थी। घबराकर माँ को खत लिखा कि भगवान के लिए चली आइए, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। माँ ने मेरी बड़ी बहन को खत लिखा जो कि शादीशुदा थी कि तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ। शिवानी को उसके मामा जी के यहाँ से बुलवा लो, वो घबरा रही है। दीदी और दूल्हा भाई आए और मुझे साथ लेकर घर आ गए।
बाबा घर में तन्हा थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई और मेरा भी दिल बहल गया। जीजा जी भी बड़ा ख्याल रखते थे, मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। उनका हर काम में खुशी खुशी करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे उनसे डर लगने लगा। वो बहाना करके मुझे सर दबाने के लिए कमरे में बुला लेते। मैं सर दबाती तो अजीब अजीब नज़रों से मेरा मुआयना किया करते थे। कहते थी कि शिवानी, तुम मेरी आधी पत्नी तो हो ही, थोड़ी बहुत मस्ती लेने का मुझे भी हक हासिल होना चाहिए। उनका ये जुमला मुझे चौंका गया। उनकी नज़रें मुझे अपने बदन के आर पार चुभती महसूस होने लगीं। और उधर दीदी थी कि अगर मैं जीजा जी का सर दबाने से इनकार कर देती तो गुस्से में आकर मुझे ही डांटने लगती। तुम अपने आप को क्या समझती हो शिवानी, ज़रा से काम से तुम्हारी जान निकलती है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर मुझे कमरे में ज़बरदस्ती भेज देती। एक दिन मुझे भी ताव आ गया। मैं पढ़ रही थी तो बोली, जाओ तुम्हें तुम्हारे जीजाजी बुला रहे हैं, उनका जाकर सर दबाओ। मैंने मुड़कर कहा, उनकी पत्नी आप हैं, मैं नहीं। ऐसी सेवा पानी आपको करनी चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। दीदी वो तो मुझ पर ही गरजने लगी, ज़ुबान दराज होती जा रही हो, चलो जाकर उनका सर दबाओ, वरना 2 थप्पड़ों में दिमाग ठीक कर दूंगी तुम्हारा। मैं गुस्से में झुंझलाकर उठी कि आज भी अगर दूल्हा भाई ने वही रीत अपनाई तो मज़ा चखा कर रहूंगी। अंदर आई तो वो लेटे हुए थे, मुझे देखकर मुस्कुराए, शायद मेरी बातें सुन चुके थे। कहने लगे, बहुत अकड़ने लगी हो शिवानी। नहीं जीजाजी, ऐसी बात नहीं, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, स्टडी कर रही हूँ, बार बार डिस्टर्ब होती हूँ तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं इस घिनौनी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बेख्तियार मेरा हाथ उठा और उनके मुंह पर मेरी 5 उंगलियों के निशान छप गए। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरा ये तमाचा उनकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन जाएगा। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। फुनकारते हुए बोले, शिवानी, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं खुद को मारा है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इसका बदला तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। मैंने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, बहुत देख लिए बदला लेने वाले। मैंने फर्श पर थूका और कमरे से निकल आई। दीदी की ढिठाई कहो या कुछ और, उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गईं। कमरे में आकर मैं खूब रोई। उस वक्त माँ को खत लिखा कि मेरा जी नहीं लगता, आप फ़ौरन घर वापस आ जाइए। मेरे इम्तिहानों तक दीदी घर में रही। मैंने फिर जीजाजी से बात नहीं की। इम्तिहानों के दौरान सुरेश रास्ते में मिला, वो भी इम्तिहान दे रहा था और मुझे ये देखकर बेपनाह खुशी हुई कि उस लड़के ने मेरे गम को रोग बनाकर अपना भविष्य तबाह नहीं किया। वो मुझे देखता और नज़रें चुरा चुरा कर मुस्कुरा देता। जवाबन मेरी आंखों तले खुशियों की परछाइयाँ रक्स करने लगतीं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं टूटा है, कभी ना मिले मगर एक हैं। इम्तिहानों के बाद दीदी और दूल्हा भाई अपने घर चले गए। माँ भी वापस आ गई। मुझे रिज़ल्ट तक आज़ादी ही आज़ादी थी। जीजाजी माँ से इजाज़त लेने आए कि पूजा की तबीयत ख़राब रहती है, कुछ दिनों के लिए शिवानी को भेज दो। माँ ने इजाज़त दे दी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। जी चाहा माँ को सारी बातें बता दूं, मगर इतनी जुर्रत खुद में नहीं आई। माँ ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो कुछ घंटों के लिए चली गई। रात से पहले पहले ज़िद करके वापस आ गई। जीजाजी और भी ज़्यादा चिढ़ गए। मैं जानती थी कि वो मौके की तलाश में हैं और जब तक मैं मजबूत हूँ उन्हें ऐसा मौका कभी नसीब नहीं होगा। बाज़ वक्त इंसान के इरादों को तकदीर एक ठोकर से मलिया मैट कर डालती है। एक दिन मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले गए, वहाँ बताया गया कि पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। हालत ऐसी थी कि फ़ौरन कदम उठाना पड़ा। अस्पताल दाखिल हो गई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी नींद बेहोशी रही। घर से अस्पताल बहुत दूर था, दीदी के घर से करीब पड़ता था। ऑपरेशन के बाद जीजाजी ने रिक्वेस्ट की कि शिवानी को मेरे घर में ही रखवा दो ताकि डॉक्टरों को बुलाने में या उसे अस्पताल ले जाने में आसानी हो। मेरे बाबा मान गए। मेरे उन दिनों हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह सकती, नींद जैसी हालत रहती थी। पता नहीं दवाएं बेहोशी की दी जाती थीं या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। अपना कुछ होश नहीं था।
कहाँ हूँ, कैसी हूँ? दीदी मुझे इसी हालत में अपने घर ले आई। जीजा जी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। घर में फलों का ढेर लगा दिया, दूध ज़बरदस्ती पिलाते। मैं महीने भर से भी ज़्यादा अपनी दीदी के घर पर रही। इसमें 20 दिन तक तो मैं बेहोशी में रही। जैसे जैसे मेरी आँख खुलती गई, मुझे अपने जीजा से नफरत का एहसास जागता गया। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे मेरे घर भेज दिया गया। बाबा मेरी सेहत देखकर बहुत खुश थे कि लगता ही नहीं लड़की 2 महीने की बीमारी काट कर आई है। दूसरे लोग भी यही कहते थे कि मैं तो बीमारी के बाद सेहतमंद हो गई हूँ। एक अजीब सी रौनक थी मेरे चेहरे पर। मगर चंद हफ्तों बाद मुझे मतली और चक्कर आने शुरू हो गए। माँ बहुत परेशान हो गई। लेडी डॉक्टर के बजाय अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। उसने मुआयना करके ठंडी सांस भरी। माँ से कहा, आप बाहर जाइए। उनके जाने के बाद पूछा, बेटी सच सच बताओ, तुम्हारे साथ किसने ये सलूक किया है? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। कैसा सलूक डॉक्टर? इसके सिवा और मैं क्या कहती। रोने लगी तो डॉक्टर ने माँ को अंदर बुलवा लिया। कहने लगी, ये बच्ची तो माँ बनने वाली है। माँ तो दिल की मरीज थी। ये सुनते ही गश खाकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाए तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। जीजा जी मुझे दवाई खिलाते थे। मैं बेहोशी की हालत में घंटों गायब सी रहती थी। इन्हीं लम्हों में उन्होंने मुझे निशाना बनाया था, या फिर मुझे ऐसी दवाई दी होगी जिससे मैं देर तक बेहोश रही होंगी। इसके सिवाय कसम खाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं चीख चीख कर रोती थी। माँ को यकीन दिलाती थी कि मैं बेकसूर हूँ। माँ मुझे कुछ मत कहिए। मेरी माँ मुझे मौत के मुंह से बचाने पर तैयार हो गई। बाबा से कह दिया कि इसके पेट के अंदर सूजन है। इसी बहाने वो मुझे डॉक्टर के पास लिए फिरी। डॉक्टरों से ना उम्मीद होकर ईश्वर से प्रार्थना करती। दिन चढ़ते चले गए और मेरी बीमारी का मसला पेचीदा होता चला गया। मैं आंसू बहाती रहती कि हे भगवान, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। मेरा जिस्म भरता गया और जब ये काम तकरीबन नामुमकिन हो गया तो चमत्कार हो गया। एक दाई का पता मिला जो ये काम करती थी। मिन्नत समाजत पर वो एक भारी रकम पर राजी हो गई। पैसों का बंदोबस्त माँ ने कर्जा लेकर किया। लगातार 8 दिन की भागदौड़ के बाद 9वें दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बारीक बारीक उंगलियां मैंने होश के आलम में देखी थीं और वो मेरे मन से चिपक कर रह गईं। बच्चा मुर्दा था। दर्द और तकलीफ मैंने खुशी खुशी सह ली, मगर ये मंजर मेरे लिए ऐसा तकलीफ दे और खौफनाक था कि मैं बेहोश हो गई। घर में किसी को पता नहीं था, बस माँ को पता था और मौसी मेरे साथ थी। रात के 11:30 बजे हम घर पहुँचे तो माँ ने कलेजे से लगा लिया। बाबा बेचैनी से टहल रहे थे। हमने बहाना बनाया कि गलत बस में बैठ गए थे। बाबा ने मुझे सीने से लगाकर नसीहत की कि आइंदा इतनी देर कभी मत लगाना। उन्हें क्या मालूम कि उनकी बेटी दुख के किस समंदर को पार करके आई है। कुछ दिन तो ये बात छुपी रही, मगर न जाने क्यों मेरी माँ ने अपने भाई से ये बात कह दी। और मामा भी, वो जिनके बेहुदा मजाक पर मैं चिढ़ जाया करती थी, उन्हें मुझे जलील करने का मौका हाथ आ गया। उन्होंने बाबा को भी बता दिया। सारी उम्र का भरम गया, भरोसा टूटा, प्यार छिन गया और जितनी तकलीफ मैंने उठाई थी उससे ज़्यादा मेरे बाप ने उठाई होगी। वो तो मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा शरीफ और मासूम लड़की समझते थे। किस दिल से उन्होंने ये सब कुछ सुना होगा। जीजा जी, इंतकाम तो तुमने भी पूरा लिया था। जिंदगी नर्क बन गई थी। सारा घर मुझसे दूर दूर रहने लगा था। हर तरफ से अंधेरों में घिर गई थी। तो एक दिन अचानक खिड़की खोली, सामने सुरेश खड़ा था। मुझे देखकर उसी प्यार से मुस्कुरा दिया। मेरे मन में जैसे रोशनी सी भर गई। अंधेरे छट गए कि मेरा प्यार अभी भी जिंदा है। उसे मुझसे अब भी उतना ही प्यार है। मैं तन्हा इस दुनिया में कहाँ हूँ। मैं जल्दी से खिड़की से फौरन हट गई कि कोई नया गुल न खिल जाए। कुछ वक्त बाद बाबा ने मेरी शादी का शोर मचाया और मामी के रिश्तेदार से मेरी मंगनी कर दी। सब कुछ अफरा तफरी में हुआ। मैं रोना चाहती थी मगर हंसना पड़ रहा था। सुरेश को भी खबर हो गई। ये सोच सोच कर दिल महसूस कर रह जाती थी कि तू तो सदा बलि का बकरा बनी रह जाएगी।
सारी उम्र एक बदसूरत ठिगना और अनपढ़ आदमी तुझ पर रोब झाड़ता रहेगा। सगाई का दिन आ गया। सहेलियों ने भी खूब छेड़छाड़ की। हर लम्हा जी चाहता था कि उठकर चीख पड़ूं, मैं नहीं करती शादी वादी, सारी उम्र खुद कमाकर वक्त गुजार लूंगी, मगर ये ज़बरदस्ती मुझसे मत करो। दिल में तूफान उठता रहा, जुबान चुप रही और सगाई हो गई। सगाई के चंद दिनों बाद मेरे मंगेतर ने घर आना शुरू कर दिया। उसके आने पर दिल जैसे जहर का प्याला बन जाता। मना कैसे करती। बदसूरती और बदकिस्मती दोनों ने मुझे इस काबिल कहाँ छोड़ा था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती। एक दिन मामा ने बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे ज़बरदस्ती मेरे मंगेतर के साथ भेज दिया। कहने लगे, नितिन तुमसे बात करना चाहता है। जिंदगी बशर करने से पहले उसकी बातें नहीं मानोगी तो ये इनकार आइंदा तकलीफ दे साबित होगा। मैं चली तो गई, दिल जिद्दी ने एक शब्द न बोलने दिया। नितिन कहने लगा, पोज तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बड़ी पाकीज़ा हो। क्या मैं ये नहीं जानता कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं? मुझे तुम्हारी मामी ने सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूँ तुम अपने मुंह से स्वीकार कर लो ताकि मैं अपने और तुम्हारे बंधन के बारे में गंभीरता से गौर कर सकूं। मैं खामोश हो गई। कहने लगा, सोच कर जवाब देना। मुझे घर छोड़ दिया और उसी शाम मुझे मुद्दतों बाद सुरेश का खत मिला। शिवानी, तुम अगर अब भी सगाई के बंधन से आज़ाद हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। अंधेरे में एक जुगनू चमका था। माँ को सारा हाल बता दिया कि नितिन ने मुझसे ये बातें की हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। वो मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। माँ, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए वरना मैं जहर खा लूँगी। माँ ने बाबा से बात की। वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, ठीक है, ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं। लड़की सारी उम्र खून के आंसू रोती रहेगी और मैं पछताता रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नितिन को बुलाकर बात की और इस बातचीत का नतीजा सगाई टूटने की सूरत में निकला। डरते डरते सुरेश को खत लिखा, मैंने सगाई तोड़ दी है, अब बताओ क्या होगा। उसका जवाब जल्द ही आ गया। लिखा था, शिवानी तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारी सगाई के बाद मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी और शायद इसी जुनून में मैंने तुम्हें सैकड़ों खत लिखे थे, बस एक ही तुम तक पहुंचा सका था। मगर यकीन था कि जवाब मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। मम्मी ने ज़िद करके मेरी शादी मेरी अपनी सहेली की बेटी से तय कर दी है और मैं मम्मी की इस बात को रद्द नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने हर रात खून के आंसू बहाए हैं। किस्मत ने अपनों के साथ मिलकर कुछ ऐसी साजिशें की कि मैं इबरत का निशान बनकर रह गई हूँ। सुरेश को मैं कभी बेवफा नहीं कहूँगी। समय के साथ उसने जो कुछ किया ठीक किया। वो समझता होगा कि शायद उसकी शादी की खबर मुझे रुलाएगी। भोले आदमी, तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की है और सच्चा प्यार खुदगर्ज नहीं होता। मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि तुमने मेरा कहा माना और लगन से पढ़ा लिखा, वो जगह पाई जहाँ तुम्हें देखने की आरजू थी। भला इस मोहल्ले में तुम्हारे सिवा कोई और इंजीनियर है कहाँ? तुम तो सबके आइडियल बन गए हो, सबसे ऊंचे हो गए हो। अब एक शरीफ और अच्छी लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बन रही है। ये भी मेरे लिए खुशी की खबर है कि मैंने हर लम्हा तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे सुकून की दुआ की है। मैं तुम्हारे काबिल रही भी कहाँ थी। मैंने इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अब बाबा की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। पढ़ लिख कर लेक्चरार बन जाऊँगी और अपनी सारी ज़िंदगी उन यादों के सहारे बशर कर दूँगी जिनमें कभी तुम्हारी परछाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रख सकूं तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने रामू को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि अपने परिवार को भी लेकर आना। रामू बहुत खूबसूरत लड़का था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखती तो
وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ہاں، میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میرا پتی بھی ایک سرکاری وبھاگ میں نوکر تھا۔ مجھے کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال میں تو میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر رامو کے پاس ایسی کون سی پری تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ سوچ مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ میرا پتی آفس چلا گیا۔ مجھے اپنے پتی پر اکثر یہی شک رہتا تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی تھی کیونکہ میرا پتی پہل تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ اس لیے آج میں صبح ہوتے ہی آفس کے لیے نکلنے لگی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے پتی کے آفس میں جاؤں گی، اس کی ساری سچائی پتہ کروں گی۔ پر آج جیسے ہی میں اپنے کمرے سے نکلی، مجھے سرونٹ کوارٹر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنی ساری پریشانی بھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑی کہ دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اندر کمرے میں جھانکا تو رامو اور اس کی پتنی بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ بولے کہ معاف کیجیے گا میڈم، ہم لوگ تو کھیل رہے تھے۔ اونچا اونچا ہنسنے کی آواز آپ کے گھر تک بھی آئی ہوگی، بس معاف کر دیجیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ رامو نے یہ بات بھی بڑے ہنسنے والے انداز میں کہی تھی، جبکہ وہ اور اس کی پتنی دونوں میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ واقعی وہ کافی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مجھے ان سے جلن ہوئی اور مجھے اس کی پتنی سے بھی جلن ہونے لگی، کیونکہ رامو تو بے حد خوبصورت تھا اور اس کی پتنی معمولی شکل صورت کی مالک تھی۔ کسی طور پر بھی یہ لڑکی رامو کے قابل نہیں لگتی تھی۔ ایک میرا پتی تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا تھا، اور ایک رامو کی پتنی تھی جو معمولی سی شکل صورت کی مالک ہونے کے باوجود بھی اتنے خوبصورت انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں رامو کو اپنا بنا کر رہوں گی اور ضرور اس کو اپنے جال میں پھنساؤں گی۔ میرا پتی بھی تو یہی سب کر رہا تھا، اور جب عورت اپنے پتی کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ اپنی شرم اور پوترتا کو ہی بھول جاتی ہے۔ شاید میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے رامو سے ڈائریکٹ کوئی بات تو نہیں کی، لیکن وہ سارا دن میرے دل و دماغ میں رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج رامو کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل وغیرہ دے دوں گی، اس طرح ضرور وہ میری طرف کو مڑ کر دیکھے گا تو صحیح۔ وہ یہ تو سوچے گا کہ اس کی مالکن اس پر کیوں مہربان ہے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شام کو جب میں نے کوارٹر پر پھل دیے تو اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ مالکن سے پھل لے لو، اور دور سے ہی میرا دھنیہ واد کیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس کی پتنی کو اپنے پاس سیوا کے لیے بلا لیا کہ یہ وہی حسینہ تھی جس پر رامو دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے پاس بلا کر اس سے باتیں پوچھنا شروع کی۔ میں نے کہا، کلپنا، کیا تمہارا پتی کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے؟ کہتی کہ نہیں مالکن، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو میرا دیوانہ ہے، اس نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر پوری طرح سے جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تمہارے اندر کلپنا کہ وہ تم پر اس قدر فدا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، بس یہی نہیں بتا سکتی میڈم جی، مجھ میں کچھ ہے جس کی وجہ سے رامو میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کالا رنگ اور بھدے نین نقش، آخر کیا ہے تم میں؟ میں نے شرارت سے پوچھا تھا۔ بس میڈم جی، میں اس کی بہت سیوا کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے دھرم نے بھی تو یہی سکھایا ہے کہ اپنے پتی کے دل کا سکون بنو، اس کی بے سکونی کی وجہ نہ بنو۔ پتی کے لیے خوشی ایسی کہ
وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے اسی بات کو دل سے لگا لیا ہے، بس میڈم جی، اور میری زندگی تو بس سکون سے بھر گئی ہے۔ میں اپنے پتی کے ساتھ اتنا پیار بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ کلپنا، تم تو بڑی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، پڑھی لکھی تو تم ہو نہیں، میں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے کہا۔ میڈم جی، میں نے پڑھائی تو نہیں کی، میں نے بس اپنے دھرم کے بارے میں ہی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو پڑھائی کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ کلپنا کا غرور توڑ کر رہوں گی۔ تو کیا تمہارا پتی کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی سنتشٹی کے لیے پوچھا۔ نہیں میڈم جی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج کچھ ہی مہینے میں کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھ جیسی بیکار عورت کو کوئی کام مل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے دن بھر کے کاموں میں بیزی ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی اور رامو سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، کچھ غریب عورتوں کو سلائی مشین دینی ہے۔ دراصل میں ایک گروپ کے ساتھ کام کر رہی تھی جو غریب اور ودھوا عورتوں کو سلائی مشین پہنچاتے ہیں۔ وہ کپڑے سلائی کر دیتی تھیں اور اس طرح ان کے گھر کا چولہا چلتا رہتا تھا۔ میں نے رامو سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشین خود نہیں اٹھا سکتی۔ تقریباً 3 مشینیں تھیں جو مجھے الگ الگ جگہوں پر دینی تھیں۔ تم بھی آ جاؤ گے تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ رامو نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنی پتنی کو آنکھ سے اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا، کیونکہ وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر بائے تو نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے ہی اسے اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے رامو سے کہا کہ تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانگی پر ٹھیس پہنچانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے میڈم جی؟ میں کچا قسم کا مرد کیسے ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ کلپنا تو دیوانی ہے میری، وہ ہنس کر بولا۔ میں نے اس سے کہا کہ کلپنا کیوں نہ ہو دیوانی تمہاری، وہ تو کالی کلوٹی اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ کلپنا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری سیوا کرے؟ میری بات سن کر رامو غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی ہے وہ مجھے، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی پاپ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا میڈم جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی پتنی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے اور کوئی بات نہیں کروں گی۔ 3 گھروں میں مشین پہنچانے کے بعد میں کافی تھک چکی تھی۔ میں نے کہا، رامو، تم کو تو ڈرائیونگ آتی نہیں، اور میں ڈرائیونگ کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ میں ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر رامو نے صاف منع کر دیا۔ معاف کرنا میڈم جی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر کھانا نہیں کھا سکتا۔ میری پتنی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ میڈم جی دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی پتنی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلی جاؤں گی؟ تم میں اتنی شرم نہیں کہ تم اپنی مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت کو جگانا چاہا تو وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے میڈم جی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک نظر ڈال دیتا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا کہ رامو، کیا تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ کر کے بولا، ایسی بات نہیں ہے میڈم جی،
میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو تمہاری ایک نظر اپنی طرف چاہیے، میں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، پر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ بس میں ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیے میڈم جی، مجھے کلپنا کی یاد آ رہی ہے، جیسے وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں برے سے مون کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ تبھی رامو نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ اس کی ویسی ہی نظریں ہیں جیسی میں اس پر ڈالتی ہوں، پر اس کی نظروں میں تو ڈر تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور یوں ہم دونوں کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، یہ بھگوان کہیں میں مر تو نہیں گئی۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ ضرور کوئی اسپتال ہے اور میرے شریر پر سفید کپڑا نہیں بلکہ پٹیاں ہیں۔ یہ سوچتے ہی مجھے اچھا سا محسوس ہوا۔ تبھی ایک نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بولی کہ آپ کو اس اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ ہسبینڈ وائف ہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، وہ تو میرا نوکر ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی کہ تھینک گاڈ، میں آپ کے ہسبینڈ کو فون کر کے خبر کر دیتی ہوں، آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیجئے۔ نرس نے مجھ سے میرے پتی کا نمبر لیا اور فوراً ہی جا کر میرے پتی کو بلا دیا تھا۔ مجھے اپنے پتی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا پتی بھی آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت افسوس کرنے لگے۔ بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ تمہارا نمبر بھی لگاتار بند جا رہا تھا، شاید اسی لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ خیر، میرے پتی نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو بہت ٹھیک ہے، بس نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں ان کے منہ سے رامو کے بارے میں سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا ہے، چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ بیچارہ تو کسی کام کا نہیں رہا، اوپر والا جانے اس کی پتنی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے پتی نے مجھے بستر سے اٹھایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میری ایک ضد کی وجہ سے وہ بیچارہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا۔ کیا میں گنہگار ہوں؟ یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے رامو اور اس کی پتنی کی ہی تھی کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے، اور اب اگر رامو کے پاس کوئی نوکری نہ رہی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا پتی تو مفت میں لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ رامو کو بھی اسی نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا اور کبھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے رحم کی امید کرنا بالکل ہی بیکار تھا۔ خیر، رامو کو گھر میں لایا گیا۔ اب تو وہ کافی ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر رامو کے حال چال پوچھوں۔ خیر، میں کافی ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں رامو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی پتنی کلپنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے پتی کا خیال رکھ رہی تھی۔
उसे गर्मा गर्म सूप पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करता। शायद रामू की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। वो मुझे देखते ही बोला, मुझसे ज़्यादा तो कल्पना दुखी है, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया, खाली पेट तो मोहब्बत से भी नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, मैडम जी आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस वो अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजारा कर लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पाँव का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। रामू ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और कहा, वो क्या शर्त है मैडम जी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे दोबारा मैडम जी मत कहना। शर्त मैं तुम्हें अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। रामू ने डरते डरते उस पर साइन कर दिए। दरअसल उसमें लिखा था कि रामू मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है और काफ़ी पैसे भी लिए हैं। रामू को नहीं पता था कि मैंने उसमें क्यों और किस लिए सिग्नेचर करवाए हैं। खैर वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे संतुष्टि दी और कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारी देखभाल कर सकें। मैंने रामू को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। खैर इस वक्त वो बहुत मजबूर था। उसका बच्चा भी बीमार था। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल सके। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। रामू भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी पत्नी को तलाक हो जाएगी और रामू मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी, मगर ऊपर वाले का धन्यवाद है कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह से नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद रामू जब ठीक होकर मेरे सामने आया तो उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपनी खूबसूरती समेत मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वो मैं हूबहू तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, उसके शब्दों को बदलकर मैं आपको उसका मतलब बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, वो अपने पति से कभी खुश नहीं होती, और मेरी पत्नी के जैसा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें कभी किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ तुम खूबसूरत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति खूबसूरत नहीं है, आम सी शक्ल का है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे रामू की बात सच पूछें तो बहुत ही बुरी लगी थी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल न होता तो मैं अपने पति से कहकर रामू की वो हालत करवाती कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी। मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। रामू के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझे उसकी बातें अब सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक के हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरत से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों?
अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती, जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत के खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।